तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज का पार्ट 3 देखने वाले हैं। यदि आप त्रिभुज का पार्ट 2 जो हम बनाए हैं उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, ताकि आपको त्रिभुज का ये पार्ट 3 आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, पार्ट 2 में हम लोग त्रिभुज की सर्वांग क्षमता को अच्छी तरह से समझे थे और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता प्लस में त्रिभुज की समरूपता, ठीक है ना। तो त्रिभुज की समरूपता से संबंधित जो थ्योरम था थेल्स प्रमेय 6.1, ठीक है, पार्ट 2 में हम उसको देखे थे। आज हम लोग थेल्स थ्योरम 6.2 को देखने वाले हैं, अर्थात थेल्स प्रमेय 6.1 का विलोम, ठीक है। 6.1 का विलोम होता है 6.2 प्रमेय, ठीक। तो थेल्स प्रमेय को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहे थे। ओके, तो ये आधारभूत समानुपातिकता का मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यह विलोम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे प्रमेय 6.2 को देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 6.2 को बनाएंगे। और यदि आप फिर से हम आपको बोल रहे हैं, यदि आप त्रिभुज का पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 2 को देखिएगा, उसके बाद आपको ये जो पार्ट 3 है तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ है प्रमेय 6.2। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमेय 6.2, ठीक। प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का यह विलोम है। थेल्स प्रमेय 6.1 जो है ये उसका उल्टा है, ठीक। तो देखिए, प्रमेय 6.2 कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, प्रमेय हम इसको प्रमाणित करके भी दिखा सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया भी है, आपको हम पार्ट 2 में भी बता चुके हैं कि जितना भी आपको प्रमेय बताया जाएगा वो सभी प्रमेय एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग प्रमेय को अच्छी तरह से समझिए। प्रमेय को जब आप अच्छी तरह समझते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए जान जाते हैं तो आगे जो प्रश्नावली में हिसाब आएगी तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कैसे कैसे बनता है। नहीं तो होता क्या है कि प्रमेय आपको समझ में नहीं आएगा, अब इसी प्रमेय के मदद से हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम मतलब प्रमेय ही पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, और प्रॉब्लम समझ में भी आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम दे सकते हैं ए बी और सी, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज क्या ले लीजिए ABC। तो यदि एक देखिए प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में अर्थात एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ABC है, एक रेखा ऐसी है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं एक रेखा है, उसका नाम दे सकते हैं DE। इस रेखा का नाम क्या दे सकते हैं जी, इस रेखा का नाम या D या यूं कहें तो ये रेखा जो है त्रिभुज ABC को यहाँ D और यहाँ जो है E बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो D रेखा हो गया यह AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये बात कहा है, ठीक। तो यदि यह एक ही अनुपात विभाजित करता है तो क्या यह D जो है वह BC के समांतर है, अर्थात हमको ये जो DE है BC इसी को समांतर दिखाना है इस प्रमेय में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को रेखा DE, ठीक। ये देखिए, माना कि त्रिभुज ABC में जो है ABC की भुजाओं AB और AC ये दो भुजा लेंगे, इन दोनों भुजाओं को रेखा जो है DE, ठीक, DE एक ही अनुपात
एक ही अनुपात है कि जब ये एक ही अनुपात व्यक्त करेगा तो वो हो जाएगा AD बटा DB, AE बटा AC। तो एक ही अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। तो एक ही अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा EC में विभाजित करती है। ओके, ये विभाजित करती है तो आपको दिखाना क्या है, क्या यह DE जो है वह BC के समांतर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है जी, यह जो रेखा क्या ये जो DE है वह BC के समांतर होगा। यहाँ देखिए तो वह तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा देखिए बच गया है BC। यह जो AB और AC है दो भुजाओं को यह DE रेखा एक ही अनुपात में कर दिया, तो तीसरी भुजा तो BC बचा है, तो यह रेखा जो है यह तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सिद्ध करना है DE समांतर BC। ठीक है ना, इसी बात को साबित करना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि हम इसको साबित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो DE है वह AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित किया है। ठीक, तो एक ही अनुपात में DE विभाजित किया है ये AB और AC को, तो DE जो है वह BC के समांतर नहीं है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो DE है मान लेते हैं कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है। जब BC के समांतर है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी बिंदु, ये जो बिंदु D देख रहे हैं आप, इसी बिंदु D से क्या करता है एक रेखा खींचते हैं, कोई दूसरा रेखा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना में हम क्या करेंगे, लिख देते हैं कि यहाँ जो DE है तो हम कुछ एक दूसरा कोई रेखा ले लेते हैं जो बिंदु D से ही जानी चाहिए। तो दूसरा रेखा यहाँ पे बना देते हैं हम, इस प्रकार से बना दिए D, इसको हम E डैश कर देते हैं। तो ठीक है, ये जो DE डैश है हम BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो रचना में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि DE समांतर BC खींचा, DE समांतर BC एक रेखा खींच दिए। ठीक है ना, जब DE समांतर BC खींचे तो अब यहाँ पर हम प्रमाण ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी बात को आपको, कुछ भी प्रॉब्लम को प्रमाणित करना पड़ता है तो उसके लिए प्रमाण लेना ही पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो DE है वो लग रहा है समांतर, लेकिन नहीं, ये जो DE डैश है वह हम क्या किए हैं, रचना से BC के समांतर खींचे हैं। ठीक, तो प्रमाण में आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है जी, दिया गया है पहले से ही ये जो AD बटा DB बराबर AE बटा AC, क्योंकि ये जो DE है वह AB और AC को एक अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो दिया गया हम लिख सकते हैं क्या कि AD बटे DB बराबर AE बटे में EC, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, उसके बाद लिख सकते हैं, चूंकि रचना से हम कर चुके हैं क्या कि DE डैश समांतर BC। ठीक है ना, DE डैश समांतर BC। देखिए हम लोग थेल्स प्रमेय 6.1 में पढ़े कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा जो है दो भुजा को, ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हम ऐसा प्रमेय 6.1 में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये जो DE डैश है वह BC के समांतर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो DE डैश है वह BC के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो AD बटे DB, हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं AD बटे में DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। क्या हो जाएगा जी, AE डैश बटे E डैश C हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है, इन दोनों को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए बायां पक्ष यहाँ पे AD बटे DB है, यहाँ भी बायां पक्ष AD बटे DB है, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है। तो जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम आगे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से।
समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना करने पर। देखिए आगे जगह नहीं है, चलिए नीचे तो उतना जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में ही लिख देते हैं। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट कर दिए, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। ओके, ये सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं कि ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे में ई डैश सी। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो डी ई है, डी ई डैश, वह बी सी के समांतर है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग रचना में कर चुके हैं। हमको दिखाना क्या है, ये डी जो है क्या बी सी के समांतर है। ठीक, हमको ये दिखाना है। फिर से समझिएगा कि यह जो डी ई डैश और बी सी है, ये तो रचना से हम समांतर किए हैं। हमको दिखाना है कि डी ई जो है क्या बी सी के समांतर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम व्यंजक लाए हैं ए ई बटा ई सी बराबर ए डैश बटा ई डैश सी। ठीक है ना, इसमें हम क्या काम करेंगे, जो ये यदि देखिए, यदि ये जो ई डैश बिंदु है, ये बिंदु यदि ई पर चला है, या यूं कहे ये जो डी ई डैश है वह डी के बराबर आ जाए, यह जो डी ई डैश है वह यदि डी ई के बराबर आ जाए, तो जब डी ई डैश बी सी समांतर, तो हम डी ई डैश के बदला में लिख सकते हैं डी ई। तो ऑलरेडी तो प्रूव्ड हो गया, बस इतना ही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि जो कि डी ई और डी ई बराबर हो जाए। हम इस ये जो आया है ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटे में ई डैश सी, हम इसमें ऐसा क्या काम करेंगे कि जिसमें कि ये डी ई डैश और डी ई बराबर हो जाए। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको दोनों पक्षों में एक जोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे बायां पक्ष में भी एक जोड़ देंगे, दाएं पक्ष में भी एक जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए ई बटे ई सी प्लस में 1 करेंगे। जब बायां पक्ष में 1 जोड़े हैं तो दायां पक्ष में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका तो एलसीएम यानी यहाँ पे देखिए बटे में होगा, तो ई सी और 1 का एलसीएम तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको क्लियरली लिख सकता है क्या कि बटे में ई सी से भाग देंगे, इसी में तो एक गुना ए ई हो जाएगा, ए ई प्लस देखिए यहाँ बटे में एक था तो 1 गुना ई सी, तो इसी हो जाएगा, इसी यहाँ पे इसी हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे बटन हो जाएगा ई डैश सी, बटन क्या हो जाएगा जी ए डैश सी। और देखिए ई डैश सी सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई डैश प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 यहाँ पे ई डैश सी है, तो बटन में 1 होगा, तो 1 से भाग देंगे ई डैश सी में, तो ई डैश सी होगा, फिर ई डैश सी गुना 1, तो ई डैश सी ही हो जाएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यदि आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। ओके, तो अब देखिए ए ई प्लस ई सी, आप ध्यान में चित्र को देखिएगा, ए से ई आइए फिर ई सी, तो पूरा आप ए सी आ गए नहीं, तो ए से ई प्लस ई सी को ऐड करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा जी, यह ए सी हो जाएगा, बटे में जो ई सी है उसको लिख देते हैं। ओके, अब देखिए ए ई डैश है, तो ए ई डैश प्लस फिर ई डैश सी, तो इसको भी देखिएगा ए से ई डैश है, या फिर ई डैश से सी, तो पूरा ए सी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी, बटन क्या लिख सकते हैं ई डैश सी। अब देखिए ए सी ये दोनों ऊपर में, तो 1 यहाँ भी कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना इसी गुना 1 करेंगे तो इसी हो जाएगा, और 1 गुना ई डैश सी करेंगे तो ई डैश सी हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो ई सी है वह ई डैश सी के बराबर हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, ये जो ई से हाँ, ये जो ई सी आया है वह ई डैश सी के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब यह हुआ, यह जो ई डैश बिंदु है, हम आपको वैसे बता रहे थे कि यह जो डी है, डी के बराबर देखा, कैसे कोई बात नहीं, यह जो ई बिंदु है, ठीक है ना, यह जो ई बिंदु है वह ई डैश जो बिंदु है वह ई बिंदु ही है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ई से सी,
ई से सी की माप जितना है उतना ही ई डैश सी की माप है, मतलब ई से सी जितना है उतना ही ई डैश से सी है। यदि मान लीजिए ये 5 है तो ये भी दूरी 5 है, इसका मतलब है कि ये दोनों बिंदु एक ही है। ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं, अलग अलग दूरी होता तो अलग अलग होता, तो अलग अलग दूरी होता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों की दूरी क्या है जी, बराबर। इसका मतलब है कि ई डैश बिंदु और ई बिंदु दोनों एक ही है। ये आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इससे यह ज्ञात होता है कि ई डैश और ई बिंदु, ई डैश और ई बिंदु दोनों एक ही बिंदु है। दोनों क्या है जी, एक ही बिंदु है। तो जब इससे यह ज्ञात होता है कि ई डैश और ई बिंदु जो है दोनों एक ही बिंदु है, तो हम क्लियरली देखिए यहाँ पे क्लियरली हम लिख सकते हैं क्या कि इसका मतलब है कि ये जो डी ई डैश है या डी ई है, बात एक ही हो जाएगा। जब हम रचना में कर चुके हैं कि डी ई डैश समांतर बी सी, ये जो ई डैश बिंदु का ये ई बिंदु का ये बात एक ही हो गया, तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं क्या कि डी ई डैश की जगह डी ई लिख देंगे और समांतर लिख सकते हैं क्या, बी सी। बस यही प्रमाणित हो गया। ये हो गया प्रमेय 6.2। चलिए अब प्रमेय हम लोग 6 जो मतलब प्रश्नावली है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 को देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.2, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.17। देखिए हम ये दोनों आकृति बना चुके हैं, आपके बुक में ये आकृति 6.17 का ही है, ठीक है ना। दो आकृति दिया गया, फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर बी सी है, दोनों आकृति में दिया गया है डी समांतर बी सी। देखिए यहाँ भी है डी ई और ये बी सी समांतर दे चुका है। दो में ई सी और एक में कहता है इसी और दो में एडी ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें एसी की वैल्यू नहीं है तो आपको इसमें एसी ज्ञात करना है, दूसरा में एडी की वैल्यू नहीं दिया गया है, दूसरा में आपको एडी ज्ञात करना है, जबकि दोनों त्रिभुजों में डीई और बीसी समांतर है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से चलिए, हम दूसरा जो आकृति है उसको बाई ओर बना देंगे, इसको बाई ओर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें डी और बी सी समांतर है, उसमें भी ए बी सी में डी और बी सी समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है जी, डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी। देखिए अभी हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे प्रमेय 6.2 से पहले हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1, तो 6.1 के अनुसार ही ये बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी में, हम लोग प्रमेय 6.1 में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है ना, तो वह दोनों ही भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। ये प्रमेय 6.1 है, तो ये 6.1 के अनुसार ही ये बनेगा। तो त्रिभुज एबीसी में जब डी समांतर बीसी आ गया तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डी और बीसी समांतर है तो यह ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बटे डी बी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। जैसे यहाँ पे ए डी बटे में डी बी, तो उसी प्रकार से ए ई बटे में ई सी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए ई बटे में ई सी यह किस प्रमेय से आया, तो थेल्स प्रमेय, यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए ए डी की वैल्यू है 1.5, डी बी की वैल्यू है 3, उसके बाद ए से ई की वैल्यू है 1, ई सी की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसी को इसी ही रहने देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ई सी गुना 1.5 करेंगे तो 1.5 ई सी हो जाएगा, 1.5 ई सी बराबर 3 गुना 1 करेंगे तो 3, तो
देयरफॉर इसी बराबर हो जाएगा 3/1.5। ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1.5 डेढ़ हो गया, तो ये 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा जी? ये 2 बार में कट जाएगा। अब इसको दशमलव उठा के यहाँ पे 0 दीजिएगा, 15 2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने पर यह 2 हो जाता है। चलिए इसको देखिए काटते हैं तो अच्छा नहीं लगता है दिखने में, हम क्लियरली 3/1.5 को लिख देंगे कितना 2। अर्थात यहाँ जो कहता है नंबर 1 में इसी, तो इसी की वैल्यू निकल गया, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा जी? 2 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए दूसरा में क्या दिया गया, फिर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया जी? DE समांतर BC, DE समांतर BC। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि AD बटे DB, AD बटे में DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बटे में EC, तो AE बटे में EC। ओके। तो देखिए A से D की वैल्यू तो नंबर 2 में निकालना है, तो A से D की वैल्यू तो दिया नहीं गया है, तो A से D को A से D ही लिख देते हैं, AD लिख देते हैं। DB की वैल्यू दे दिया है 7.2। ठीक है ना। तो बराबर A से E दिया गया है 1.8 और E से C दिया है 5.4। ओके ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए AD गुना 5.4, तो क्लियरली लिख सकता है क्या कि 5.4 AD बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा 7.2 गुना 1.8। इसलिए हम लिख सकते हैं AD बराबर, इसलिए AD बराबर 7.2 गुना 1 यहाँ पे हम देखिए गलती लिख चुके हैं, 1.8 होगा। 7.2 गुना 1.8 बटे में हो जाएगा 5.4। इसको यदि आप काटिएगा तो ये 18 18 3 बार में कट जाएगा। 3 से ये 24, 3 से कितने 24 दिया बदल होता है 2.4, अर्थात इसका आंसर निकल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके। तो ये हो गया AD का वैल्यू। ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं नंबर 2 का प्रश्न। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। ठीक। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ठीक है ना। तो देखिए तो पहले दिया गया कि किसी त्रिभुज PQR, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज PQR बनाते हैं। ठीक है ना। एक त्रिभुज PQR, तो ये हो गया P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो PQR की भुजाओं PQ और PR पर, PQ भुजा ये हो गया, PR भुजा ये हो गया, तो इस पर जो है बिंदु कौन सा है? E और F स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं ये E हो गया और यहाँ पर F स्थित है, तो इस F को मिला देते हैं। ठीक है। इस और F स्थित है। ओके। तो बताइए कि क्या ये जो EF है, ये जो कहता है EF समांतर QR, EF समांतर QR, क्या EF और QR समांतर है? देखिए EF और QR समांतर होगा कब? जब PE बटे में EQ, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR या RF हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि EF समांतर QR हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग प्रमेय 6.2 में पढ़ चुके हैं, यदि कोई रेखा जो है दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में करते तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में क्या दे चुका है, देखिए नंबर 1 का हम सॉल्व करते हैं। तो PE बराबर 3.9 है, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद P से F है 3.6, F से R है 2.4। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज PQR में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो PE दिया गया EQ दिया गया, देखिए PE बटे में EQ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि PE बटे EQ PF बटे FR होगा तो बराबर यदि हो जाएगा तो समांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं PE नंबर 1 का बना है, PE बटे में क्या करेंगे जी EQ, प्रत्येक स्थिति के लिए लिख देते हैं बराबर PF बटे FR कर देते हैं। PF बटन क्या हो जाएगा जी
एफ आर। ठीक ना, इस पर क्या करते हैं हम वैल्यू को रखते हैं। देखिए पी से ई दिया गया है 3.9 बटे ई से क्यू दिया गया है 3 बराबर पी से एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ से आर की वैल्यू है 2.4। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बराबर हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको काटिए, कितना से कट जाएगा, 3 एकम 3 करके 39 1.3 हो जाएगा, अर्थात यह 1.3 बटे में हो जाएगा 1। यह यदि आप काटिएगा 12 से 12 दूनी 24, 0.2 हो जाएगा, 12 3 36 0.3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0.2 बटे 0.3 बटे 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है कि ये जो पी ई बटा ई क्यू है इसकी वैल्यू है 1.3 बटे 1। अब पी से एफ, एफ से आर, तो ये क्या जो 1.3 बटे 1 है ये तो 1.3 बटे 1 ये तो नहीं है, ये तो अलग है, ये तो 0.3 बटे में 0.2 है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पी ई, यहाँ पी ई बटे में ई क्यू इक्वल नॉट पी एफ बटे में क्या हो जाएगा जी, एफ आर। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, यह अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। अतः ई एफ जो है ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्या करते हैं, 2 नंबर का देखते हैं। चलिए उसी प्रकार से देखिए नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दे रखा है पी बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए पी से ई हो जाएगा ये कितना जी 4, क्यू से ई हो जाएगा 4.5, पी से एफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और आर से एफ हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसमें अनुपात लेते हैं, पी ई बटे क्यू ई लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू ई लिखा है, तो पी ई बटे में क्यू ई बराबर, तो पी एफ बटे में आर एफ, पी एफ बटे में क्या हो जाएगा जी आर एफ। करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है, पी से ई की वैल्यू दिया गया है 4, क्यू से ई की वैल्यू दिया गया है 4.5, पी से एफ की वैल्यू है 8 और आर से एफ की वैल्यू है 9। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव कटेगा तो ऊपर में 1 0, अर्थात 46 बटे 45 बराबर 8 बटे 9। काटिएगा इसको बाई और कितने से कट जाएगा, 5 से, 5 9 45, 5 8 46, तो इधर हो गया 8 बटे 9, इधर भी हो गया 8 बटे 9। ठीक है ना, यह 8 बटे 9 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो दोनों ही पक्ष बराबर हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे में आर एफ। तो इम्प्लाइज लिख सकते हैं क्या, इसीलिए ई एफ और कौन जी क्यू आर क्या है, समांतर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे यदि दिखाई दे तो यहाँ लिखा हुआ कि यहाँ पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ। ठीक है ना, इसको देख लीजिए। चलिए अब हम तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, पी से क्यू। देखिए पी क्यू की वैल्यू है 1.28, मतलब पी क्यू ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू दिया गया है 1.28 पी आर, पी से आर, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है 2.56, फिर पी दिया है 0.18, मतलब ये जो है 0.18 है। पी एफ दिया गया है 0.36 और पी से आर जो दिया गया था कितना जी 2.56 और पी से क्यू दिया गया 1.28। तो क्या, तो देखिए यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दिया गया है, पी से क्यू दे रखी है 1.28। ठीक है ना, ये और ये दिया गया है 2.56 ये। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम जिस प्रकार से जैसे कि हम लेते थे पहले पी ई बटा ई क्यू, या नहीं तो हम देख सकते क्या कि पी ई अब बटे में हो जाएगा पी क्यू। यदि आप यहाँ पे पी ई बटा पी क्यू लिए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी पी एफ बटा में पी आर हो जाएगा। ठीक है ना, हम यह जो संगत भुजाओं का मतलब ये जो अनुपात लेते हैं, यहाँ पे अनुपात जो होता है यह परमय क्षेत्रफल का उप परमय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, यहाँ जिस अनुसार मतलब अनुपात लीजिएगा यहाँ भी उसी अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पी ई बटा में पी क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको जांच कर लेते हैं, पी ई बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा
पी एफ बटे में पी आर हो जाएगा। देखिए पी की वैल्यू दिया गया है कितना जी, 0.18 बटे में पी की वैल्यू है 1.28 बराबर पी से एफ की वैल्यू है कितना 0.36 और पी से आर की वैल्यू है 2.56। नहीं, इसको रहने देता है 0.18 बटे 1.28, उतना काटिएगा नहीं, ठीक है ना। इसको 2 से काट दीजिएगा 0.18 हो जाएगा, इसको 2 से काट दीजिएगा तो 1.28 हो जाएगा। बस ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है ना, उतना कटाइएगा तो और डिफिकल्ट रहता है। देखिए ये 0.18 ये 1.28 है, ये भी उतना ही है, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे क्लियर लिख सकते हैं क्या, ये दोनों बराबर हो गया, लिख दीजिएगा आप लोग कि अतः क्या है जी, अतः क्लियरली लिख देते हैं ई एफ जो है, अतः ई एफ और क्यू आर समांतर है, ठीक है, समांतर है, बस इतना ही। फिर अब आगे नंबर 3 देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखिए 3 में है आकृति 6.18। देखिए ये आकृति है, ये कितना है 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी, ठीक है ना, एल एम और सी बी समांतर दिया गया है, और फिर दिया गया एल एन समांतर सी डी, ये जो एल एन है वह सी डी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी, ए एम बटे में ए बी फिर बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे में ए डी आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो समांतर दिया गया एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी यहाँ किस त्रिभुज में है, तो यह त्रिभुज ए बी सी में है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सॉल्व लिखते हैं। ओके, तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, दिया गया है, लिख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है जी, दिया गया है आकृति में, आकृति में एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है। ओके, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। ओके, इस बात को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रमाण लेते हैं। ओके, देखिए प्रमाण हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एल एम और सी बी समांतर, एल एम और सी बी या त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लिख सकते हैं क्या क्लियरली कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया जी, एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में, इसको इस बात को यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी हो जाएगा, ठीक है। जब एल एम समांतर सी बी हो गया तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या कि ए एम बटे एम बी, हम क्लियर लिख सकते क्या, ए एम बटे एम बी बटे में ए एल बटे एल से, क्योंकि ये और ये समांतर है, तो ये जो एल एम होगा वह ए बी और ए सी को ए के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो हम पहले इसी को ऐसा करें, हम इसी को पहले लिख देते हैं, ये ए एल बटा में एल सी, ऐसा लिख सकते हैं, ए एल बटा में क्या आ जाएगा जी, एल सी बराबर हो जाएगा ए एम बटे एम बी, ए एम बटे में हो जाएगा एम बी। इसको समीकरण फर्स्ट करते हैं। फिर देखिए और त्रिभुज, देखिए यहाँ जो दूसरा समांतर है एल एन समांतर सी डी, तो ये एल एन और सी डी जो है त्रिभुज ए डी सी में समांतर है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में क्या कि एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, ठीक है ना, है। इसीलिए लिख सकते हैं क्या कि ए एल बटे एल सी, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ए एल बटे में एल सी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एल डी, ए एन बटे में हो जाएगा एन डी। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों का जो बायां पक्ष है ए एल बटे एल सी है, यहाँ भी ए एल बटे एल सी है, तो दोनों में तुलना करिएगा तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड
से। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देखिए यहाँ पे नीचे भी जगह उतना नहीं है, हम ऐसा करके ऊपर मिटा देते हैं। ओके, तो ऊपर मिटा के हम क्लियरली लिख सकते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। चलिए तो मिटेगा नहीं, इसको हम अच्छी तरह से मिटा देते हैं। समीकरण तो सही से होता ही नहीं। चलिए ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्लियरली लिख सकते क्या, ए एम बटे एम बी, ए एम यहाँ पे ए एम है बटे में एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी, ए एन बटे में एन डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध करना क्या है कि ए एम बटे ए बी प्लस ए एन बटे ए डी। तो ये देखिए बटे में तो एम बी और यहाँ एन डी है, ये अलग अलग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को पलट देते हैं। ठीक है ना, दोनों को जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा एम बी, अब बटे में हो जाएगा ए एम। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए एम बटे एम बी आया है, ए एम बटे एम बी आया, आपको लाना है ए बी, ए एम बटे ए बी लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देंगे। ठीक है ना, एम बी ऊपर ए एम नीचे, ये एन डी ऊपर और नीचे में ए एन हो जाएगा। तो यहाँ प्लीज पलटने पर, पलटने पर। ओके, तो व्युत्क्रम लेने पर या पलटने पर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। देखिए एक जोड़ने पर फायदा क्या होगा, ये जो एम बी है ये एम बी हट जाएगा, तो एम बी और ये ए एम जुड़ जाएगा। ठीक है ना, एक जोड़ने पर ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये जो एम बी है, एम बी की जगह ए बी आ जाएगा, जो आपको ए बी लाना भी है। ठीक है ना, दोनों पक्षों में, इसमें एक जोड़ेंगे तो इसमें भी एक। तो एम बी बटे ए एम प्लस 1, इसमें एन डी बटे में ए एन प्लस 1। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए ए एम एकम एम हो जाएगा, नहीं एम बी जुड़ जाएगा। क्लियरली लिख सकते हैं एम बी प्लस ए एम बटे में हो जाएगा ए एम, यहाँ पर भी हो जाएगा एन डी प्लस ए एन डी प्लस ए एन बटे में हो जाएगा ए एन। देखिए इसको यदि दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए एम बी प्लस एम बी प्लस ए एम, तो कुल मिला के ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटे में ए एम। ये देखिए एन डी और एन डी ए एन, तो कुल मिला के ए डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बटे में ए एन। फिर हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है ना, तो ए एम चला जाएगा ऊपर और ए बी आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, तो ए एन चला जाएगा ऊपर और ए डी चला जाएगा नीचे। देखिए अब ए एम बटे ए बी आ गया, बराबर बराबर ए एन बटे ए डी आ गया। यही प्रूव करना था। ठीक है ना, देखिए ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आगे फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसमें आप लोग आगे का प्रॉब्लम देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।